नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा। सब अच्छे होंगे दोस्तों। टेट सीरीज रेगुलर चल रही है, जो आपके लाइब्रेरी संबंधित जो भी एग्जाम है उसके लिए क्या होगी दोस्तों, उपयोगी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए। 1 मिनट का टाइम देता हूं आपके लिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आ जाओ सभी, आ जाओ भैया, जल्दी आ जाओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज की जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड सीरीज होने वाली है, वेरी गुड, सभी जुड़ जाओ और लाइक तो जरूर होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेड सीरीज का। जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजा राम मोहन राय। क्या आता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन कहां पर स्थित है? बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। सभी के आंसर आने चाहिए। देखो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा दिल्ली आएगा। क्या आएगा? दिल्ली आएगा। ठीक है। और जो ये क्या है, भारत सरकार की क्या है, नोडल एजेंसी है। ठीक है। क्या है दोस्तों? भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। भारत भारत सरकार की भारत सरकार की भारत सरकार की नोडल एजेंसी। याद रख लोगे सब, भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। ठीक है। जो कहां पर स्थित है? दिल्ली से। और कब से है? 2011 से। कब से? 2011 से। दोस्तों, अगर अपन राजा राम मोहन की बात करें, RRLF की बात करें, ठीक है, RRLF को पूरा नाम राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। ठीक है। इसकी स्थापना हो जाती है 22 मई 1972 को। 22 मई 1972 को स्थापना हो जाती है RRLF की, यानी राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय किन पुस्तकालय के लिए काम करता है? तो ये काम करता है प्रिय विद्यार्थियों, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए काम करता है। ठीक है। और राजा राम मोहन राय एक तो मैचिंग मैचिंग और नॉन मैचिंग, मैचिंग और नॉन मैचिंग, मैचिंग और नॉन मैचिंग अनुदान प्रदान करता है। कौन करता है? राजा राम मोहन राय प्रदान करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि मैचिंग नॉन मैचिंग अनुदान कौन प्रदान करता है? तो राजा राम मोहन राय करता है। और आईएसबीएन एजेंसी कहां पर स्थित है? दिल्ली में, जो भारत सरकार की नोडल एजेंसी 2011 में स्टार्ट हुई। ठीक है। और आईएसबीएन की फुल फॉर्म आपको बता दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक नंबर। कल पढ़ा दिया था ना आपके लिए, फॉर बुक नंबर। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है आईएसबी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक नंबर।
इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है, जो आपको याद रखनी है। तो अभी वर्तमान में 1 जनवरी 1 जनवरी 2007 से ISBN कितने अंकों के हैं, 13 डिजिट के हैं, 13 डिजिट के हैं। और इसके कितने पार्ट है, अगर पार्ट की पूछे तो 5 पार्ट बता देना है। कल के वीडियो में 5 पार्ट के मैंने नाम भी आप लोगों के लिए बता दिए हैं, ठीक है। बार बार अगर क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, तो आपके लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों, आपको याद हो जाएंगे। एक बार सभी आ जाइए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश करें। लाइक कर दीजिए सभी, लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। बात कंप्लीट हो गई। सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए काम करता है। और अगर पूछ ले कि ट्रिपल RLF के कितने सदस्य होते हैं, तो ट्रिपल RLF के 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। और ये 22 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा नामित किया जाए, भारत सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। जल्दी से आ जाइए दोस्तों, जल्दी शेयर कर दीजिए। चलो अगले की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पुस्तक दी मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज को लिखा गया, बताइए। द बुक द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस रिटन बाय, बताइए। सभी के कमेंट करके बताइए, सभी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ज्यादा जानकारी तो नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर बताना है आप लोगों को, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, SL बेकर एंड FW लंकास्टर, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन, सत्ता जगत को समक्ष स्तर के भागों में विभाजन है, बताइए। कटिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ एंटीज इनटू पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट स्टेटस, बताइए कमेंट करके, सभी के आंसर आने चाहिए दोस्तों। इसका जो आंसर होगा डिसेक्शन होगा। और डिसेक्शन जो हिंदी में बोलते हैं, वो बोलते हैं विच्छेदन। क्या बोलते हैं, विच्छेदन बोलते हैं, ठीक है। और विच्छेदन की जो, विच्छेदन का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी ज्ञान जगत को दो मुख्य विषय अथवा विभिन्न भागों में विभाजित करके विषयों की संरचना करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, विच्छेदन कहलाता है। ज्ञान जगत को दो ज्ञान जगत को दो मुख्य विषयों मुख्य विषयों ज्ञान जगत को दो मुख्य विषयों अथवा विभिन्न भागों में विभाजित करके विषयों की संरचना करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विच्छेदन कहलाता है। क्या कहलाता है, विच्छेदन कहलाता है। ज्ञान जगत को दो मुख्य विषय अथवा विभिन्न भागों में विभाजित करने विषयों की संरचना करना क्या कहलाता है, विच्छेदन कहलाता है, ठीक है। और विच्छेदन की जो संज्ञा दी थी, विच्छेदन की संज्ञा देने वाले थे डॉक्टर SR रंगनाथन,
डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, यानी विच्छेदन से जो परिचित कराने वाले थे वो कौन थे? रंगनाथन। तो ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? सत्ता जगत को समक्ष स्तर के भागों में विभाजन, यानी ज्ञान जगत, सत्ता जगत को समक्ष स्तर के भागों में विभाजित करना, यानी विच्छेदन। बात क्लियर है? विच्छेदन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट पर फाइलों में आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू किया गया? बताइए। विच सेट ऑफ रूल्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइल ओवर इंटरनेट? बताइए। सभी के आंसर आने चाहिए दोस्तों, कमेंट पे आंसर दीजिए, है ना। आप गलत दो या सही दो, मगर देना जरूर, है ना। गलत दोगे तो दोबारा आगे पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा HTTP आंसर होगा। क्या होगा? HTTP इसका क्या होगा? आंसर होगा। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी क्या है फुल फॉर्म? एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको बताना है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल का क्या काम है? इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान, फाइलों का क्या है? आदान प्रदान। ये किसका काम है? HTTP का। इंटरनेट पर जो भी फाइलें होती हैं उनका क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ठीक है, एक्सेस करने का जो काम करता है ये करता है। ठीक है, www के माध्यम से। आगे बात समझ में। हाँ, पर जो मीडिया होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनको भेजने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। देखो ये भी लिख देता हूं मैं। देखो, एक तो हाइपर टेक्स्ट और एक हाइपर टेक्स्ट हाइपर मीडिया भेजने के लिए। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट। तो दोस्तों आगे आपको ये बात समझ में है। यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट हाइपर मीडिया भेजने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो अगला जो क्वेश्चन है अपना, और वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है FRBR का आशय है। बताइए, FRBR का आशय क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए जल्दी, सबके कमेंट आने चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं ABR का जो सही आंसर है वो क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड। ठीक है, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है ना, FRBR की। FRBR किसके द्वारा विकसित किया गया? ये इफ्ला के द्वारा विकसित किया गया। कब विकसित किया गया? सन 1998 में विकसित किया गया। और इफ्ला की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 सितंबर 1927 को। 30 सितंबर 1927 को स्थापना हुई थी।
और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? द हेग में स्थित है। तो आपको ये बात याद रह जाएगी दोस्तों, ठीक है। 30 सितंबर 1927 को इप्ला की स्थापना हो जाती है। याद रहेगा नहीं रहेगा? चलो ठीक है। देखो, FRBR के जो अपन पढ़ रहे हैं इसके क्या होते हैं कार्य करने, चार होते हैं दोस्तों, है ना। चार तरीके से अपन कह सकते हैं कि स्तर हो सकते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो चार स्तर हैं, ठीक है, चार स्तर में जो पहला स्तर मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए, पहला आता है कार्य। पहला क्या आएगा? कार्य। अब FBR की स्तर है। दूसरा आता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी आपको ये चीजें याद रखनी है भाई। FRB के स्तर पूछ ले तो चार स्तर है, कार्य, अभिव्यक्ति, इसके अलावा प्रकटीकरण, ठीक है, प्रकटीकरण। वो चौथा है आइटम। ये क्या है? इसके स्तर है FRBR के। किसके द्वारा दिया गया था? इफ्ला के द्वारा सन 1998 में। इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को हो जाती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई? बताइए कमेंट करके। मैनुअल लाइब्रेरी इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई? सभी के कमेंट आने चाहिए दोस्तों, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करो आंसर देने में। शाबाश। दोस्तों जो इसका जो आंसर दे रहे हैं दोस्त, वो आएगा जेडी ब्राउन। क्या आएगा? जेडी ब्राउन। और जेडी ब्राउन द्वारा मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है, मैनुअल लाइब्रेरी इकोनॉमी कब प्रकाशित की गई? 1903 में प्रकाशित की गई। कब प्रकाशित की गई? 1903 में प्रकाशित की गई। कहां पर? स्कॉट ग्रीनवुड, लंदन द्वारा प्रकाशित की गई, ठीक है, 1903 में। जेडी ब्राउन द्वारा स्कॉट ग्रीनवुड, लंदन में 1903 में प्रकाशित की गई मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है। बात क्लियर है सभी के? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आता है अपना, क्वेश्चन है आपके सामने, AACR2 को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो यहां पर जल्दी से जल्दी सभी कमेंट दीजिए, किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आएगा RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। शॉर्टकट में तो इसे क्या बोलते हैं? RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और फुल फॉर्म आपके सामने लिखी गई है। बात क्लियर है? RDA जो प्रतिस्थापित हुआ था, ठीक है, जो रिप्लेस्ड हुआ था, रिप्लेस हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में रिप्लेस हुआ था, ठीक है। AACR2 की बात करूंगा मैं, तो AACR2 1978 में आया था, और इसके रिवाइज्ड एडिशन की मैं बात करूं तो 1988, ठीक है। शुरुआत तो 1967 में हुई थी, मगर AACR2 1978, रिवाइज्ड 1988 में आया था। 1978 में जो विकास किया था माइकल गोरेमन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। माइकल गोरेमन, और इसके अलावा पॉल विंकलर, ठीक है, पॉल W विंकलर, ठीक है। ये डेवलप करने वाले थे AACR2 को। ये दो साइंटिस्टों के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, KVS में पूछ लिया गया है और NVS में पूछ लिया गया है, और इसके अलावा राजस्थान एग्जाम RMSSB में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, पिछले वर्ष पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट का निर्माण करना कहलाता है। बताइए। प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर बजट इज नाउ एज। बताइए। कमेंट सभी के आने चाहिए, सभी जवाब दो दोस्तों। साथ के साथ पढ़ा करो, याद किया करो, बोला करो, पूरे क्वेश्चन याद रहेंगे आप लोगों को। इसका जो आंसर आएगा जेड बीबी। जेड बीबी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म जीरो बेस बजटिंग। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये शॉर्ट फॉर्म है जेड बीबी नाम से आता है, जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग कब आया बताओ। ये आया था सन 1970 में। सन 1970 में किसके द्वारा दिया गया? पीटर फायर के द्वारा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? पीटर फायर के द्वारा दिया गया। इस जीरो बेस बजट की शुरुआत नवीन सिरे से शुरुआत होती है। नवीन सिरे से शुरुआत होती है। ठीक है, नवीन सिरे से क्या होती है? शुरुआत होती है। जो पिछले वर्ष के बजट से कोई संबंध नहीं रखता है। पिछले वर्ष के बजट से कोई संबंध नहीं रखता है। पिछले वर्ष के बजट से कोई संबंध, यानी विचार ही नहीं रखता, संबंध नहीं रखता। बात क्लियर है, पिछले वर्ष के बजट कोई संबंध नहीं रखता। 1970 में पीटर फाइल द्वारा दिया गया था जेडबीबी। ठीक है, अगर आपसे पीपीबीएस की पूछ ले, प्रोग्राम प्लानिंग बजट सिस्टम, तो ये 1961 में मेघना मोरे द्वारा दिया गया। मेघना मोरे द्वारा दिया गया पीपीबीएस। ठीक है, तो बजट तो दोस्तों अनेक प्रकार के बजट होते हैं। अपन पुस्तकालय से रिलेटेड बात कर रहे हैं दोस्तों। एक होता है एक मुश्त बजट, यानी लमसम बजट भी बोलते हैं। क्या होते हैं? एक मुश्त बजट। एक मुश्त एक मुश्त बजट। अब एक मुश्त बजट में क्या होता है? पूरी राशि, वार्षिक पूरी राशि एक ही साथ पुस्तकालय को दी जाती है, यानी एक मुश्त में। ठीक है, वो कौन सा बजट कहलाता है? एक मुश्त बजट कहलाता है। इंग्लिश में लमसम बोलते हैं, यानी लमसम बजट किसे बोलते हैं? पूरी राशि एक साथ दे दी जाए। इसमें बेईमानी होती है दोस्तों। इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष वो राशि कहीं भी अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकता है एक साथ देने, यानी उसके पास पावर आ जाती है, पैसे पूरे इसके पास आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन एक बात करते हैं, एक तो आता है परिसूत्र बजट। ठीक है, परिसूत्र बजट होता है, वित्तीय मानदंड होते हैं उन पर आधारित होता है परिसूत्र बजट। और इसके अलावा कार्यक्रम बजट होता है कि कार्यक्रम पर जो भी गतिविधियां होती, सांस्कृतिक गतिविधियां, वो कार्यक्रम बजट होता है। वो जो भी गतिविधियां होती पुस्तकालय की, उनको देखकर दिया जाने वाला बजट कार्यक्रम बजट कहलाता है। एक होता है परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, परफॉर्मेंस बजट ये वाला, ये देख पुस्तकालय की उपलब्धियों पर आधारित है दोस्त। पुस्तकालय ने क्या उपलब्धि हासिल की है, उपलब्धियों को देखकर दिया जाने वाला बजट कौन सा है? परफॉर्मेंस बजट है। कौन सा बजट है? परफॉर्मेंस बजट है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात करता हूं, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने डीप वेब की अवधारणा की खोज की? डीप वेब की अवधारणा की खोज किसने की? अब बताइए इसका जो आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो आंसर आएगा माइक बर्गमैन, इसका जो आंसर आएगा। ठीक है, कंप्लीट है ना दोस्त। और जो डीप वेब की जो अवधारणा दी थी वो 2001 में दी थी। कब दी थी? 2001 में माइक बर्गमैन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? माइक बर्गमैन के द्वारा दी गई थी। दोस्तों डीप जो वेब है ये क्या है? पिक्स यूरल है। ठीक है, एकदम पिक्स, क्या है? पिक्स यूरल।
डीप वेब क्या है दोस्तों? फिक्स यूरल है, जिसमें डीप वेब कोई एक्सेस किया जाता है, जिसमें डीप वेब को ही एक्सेस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिक्स यूरल है, 2001 में आया था, माइक बर्गमन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, लाइनेक्स किसका उदाहरण है? लाइनेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए कमेंट करके, सभी के जवाब आने चाहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करें। दोस्तों ये क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर एग्जाम से पूछा जाए कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक प्रकार का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। और इसका जो विकास हुआ था वो 17 सितंबर 1991 में हुआ था। डेवलप यानी विकास। विकास अगर आपसे पूछा जाए तो विकास बताना है 17 सितंबर 1991। 17 सितंबर 1991 में इसका क्या हुआ था? विकास हुआ था लाइनक्स का। और किसने किया था? लिनुस टोरवाल्ड्स ने किया था। लिनुस टोरवाल्ड्स, इसने विकास किया था किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लाइनक्स है उसका विकास किया था। और दोस्तों लिनक्स, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स, ये किस प्रकार का है? ये किस प्रकार का है? तो ये ध्यान रखना है आपको, ये किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये एक टेस्ट सीरीज मैंने करवाया आपके लिए, 10 क्वेश्चन करवाए। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, है ना। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे नंबर पर आप मैसेज डाल दीजिए। मेरे नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबको दिख रहे हैं नंबर। इस नंबर पर हाई लिख के मैसेज डाल देना, सर टेट सीरीज का पीडीएफ चाहिए। वो टेट सीरीज आप लोगों को मैं उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी। और अगली वीडियो क्लास में हम जल्दी मिलेंगे टेट सीरीज में कल मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करने की कोशिश करें, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक भी लेके आने वाले हैं। कुछ ही दिन में अच्छे टॉपिक लेके आएंगे पंजाब लाइव इन, बिहार लाइव इन वालों के लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए दोस्तों, तब तक के लिए राम राम।